नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहने का आश्वासन दिया। कहा, कृषि सुधार विधेयक बिचौलियों को हटाने में मदद करेगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा। कोविड-19 पर नियंत्रण में मदद के लिए केंद्र एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल जम्मू भेजेगा। दिल्ली के सभी विद्यालय 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। भारत के 8 समुद्री तटों के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल की अनुशंसा। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर चीन के टिकटॉक और वीचैट ऐप पर प्रतिबंध लगाया। और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण के मुकाबले आज से पहला मैच अबू धाबी में। समाचार प्रभात के इस अंक में फरहत नाज के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया, मजबूर किया गया। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में कोसी रेल महासेतु को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने राज्यवासियों की सुविधा के लिए 12 रेल परियोजनाओं की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेल पुल के बनने से नया इतिहास रचा गया है। इससे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए एक वैकल्पिक रेल मार्ग भी उपलब्ध हो जाए। कोसी और मिथिला क्षेत्र के लिए ये महासेतु सुविधा का साधन तो है ही, ये इस पूरे क्षेत्र में व्यापार, कारोबार, उद्योग, रोजगार को भी बढ़ावा देने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि ये पुल मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ता है। इसके बनने से निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में 90% रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है। उन्होंने राज्य में रेलवे के विकास की धीमी रफ्तार के लिए पिछली यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोसी रेल महासेतु के लोकार्पण से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लोकसभा में कराधान और अन्य कानून विधेयक पेश किया। ये विधेयक इस वर्ष मार्च में लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसमें कुछ निर्दिष्ट कानूनों के अनुपालन की समय सीमा में छूट और जुर्माना माफ किया गया था। इन अधिनियमों में आयकर अधिनियम 1961, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और बेनामी संपत्ति लेन देन रोकथाम अधिनियम 1988 शामिल हैं। मार्च में लाए गए अध्यादेश में विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करने और बकाया राशि अदा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई थी। विधेयक में आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें पीएम केयर्स कोष में योगदान देने वाले व्यक्ति को कर में 100% छूट मिलेगी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और शशि थरूर ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इससे सरकार को प्राकृतिक आपदाओं का प्रावधान पिछली तारीख से लागू करने का अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि राज्य सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति करने में देरी के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने कहा है कि हरित भवन तैयार करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का विस्तार करने के लिए भारत को $20 खरब प्रदान किए जाएंगे।
मुंबई में जीवन सुगम बनाने और सतत विकास लक्ष्य 2020-21 पर ई-वार्ता में आईएफसी के प्रमुख जून झांग ने कहा कि संगठन भारत में शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री झांग ने कहा कि भारत को उसके बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सिटी विकास परियोजना के समुचित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आईएमसी के अध्यक्ष राजीव पुद्धार ने कहा कि ये समय नया भारत बनाने के लिए लोगों को योगदान देने और कार्य करने के लिए प्रेरित करने का है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जापान के आर्थिक सहयोग में बढ़ोतरी स्पष्ट दिखाई दे रही है। कल नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल परिसंघ फिक्की द्वारा भारत जापान रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जापान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है और भारत में जापानी कंपनियों की संख्या भी बढ़ी है। विदेश मंत्री ने कहा कि जापान अकेला देश है जिसके साथ भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन और दोनों देश अपने दो मंत्रालयों की साझा वार्ताएं भी आयोजित करते हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे भारत और जापान के बीच आपसी हितों और विश्व के प्रति उनके दृष्टिकोण में पूर्ण तालमेल का पता चलता है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करें, क्योंकि कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य अपने यहां स्थित विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को आदेश दे रहे हैं कि वे ऑक्सीजन की आपूर्ति राज्य में स्थित अस्पतालों तक सीमित रखें। श्री भल्ला ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन जन स्वास्थ्य से संबंधित अनिवार्य वस्तु है और इसकी आपूर्ति में रुकावट डालने से देश के अन्य भागों में रोगियों के उपचार पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि राज्यों के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध न हो और परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन वाहनों का मुक्त परिचालन सुनिश्चित करें। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.86% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41,12,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्या का केवल 19.52% रह गई है। इस समय 10,17,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। मृतकों का कुल आंकड़ा 84,372 पर पहुंच गया है। देश में अब तक 6,15,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड-19 महामारी के करीब 30 संभावित टीके उद्योग और अनुसंधान संस्थानों में विकास के विभिन्न चरणों में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि ये टीके नैदानिक परीक्षण से पूर्व के और उसके बाद के चरणों में हैं। इनमें से 3 टीके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के परीक्षण के दौर में पहुंच चुके हैं, जबकि 4 अन्य अग्रिम चरण में हैं। इस वर्ष मार्च में शून्य निर्माताओं से आगे बढ़ते हुए आज तक सरकार के लिए 1100 से अधिक स्वदेशी पीपीई किट निर्माता कार्य कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश एमएसएमई क्षेत्र से हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि कोविड-19 के लिए पीपीई की क्षमता और उत्पादन मई 2020 के मध्य तक प्रतिदिन 5 लाख से ऊपर हो गई है। 13 सितंबर तक कुल 1,42,00,000 पीपीई किट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की खरीद वाली कंपनी HLL लाइफ केयर लिमिटेड को आपूर्ति की गई है। उसी तरह N95 मास्क के स्वदेश निर्माताओं को पूर्णबंदी के दौरान प्रोत्साहित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप 13 सितंबर तक कुल 2,46,00,000 N95 मास्क HLL लाइफ केयर लिमिटेड को आपूर्ति की गई है। अलग से जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि 28 जुलाई से 24 अगस्त तक पीपीई के निर्यात की प्रतिमाह 50 लाख तक सीमित मात्रा प्रतिबंध के तहत अनुमति प्रदान की गई थी।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड संक्रमण और इससे मृत्यु दर कम करने के लिए कंटेनमेंट जोन की रणनीति फिर से तय करने के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों से मिलकर रूपरेखा तैयार करने को कहा है। श्री बैजल ने सूचना और संवाद अभियान स्थानीय भाषाओं में चलाने को कहा, जिससे कोविड संक्रमण से बचने के प्रति लोगों को उचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा सके। श्री बैजल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे। श्री बैजल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने जिला अधिकारियों और निगम आयुक्तों से भी बातचीत की है और क्षेत्र के अधिकारियों से कोविड के प्रबंधन के लिए निगरानी बढ़ाने, संक्रमित लोगों का जल्द पता लगाने और संक्रमित व्यक्तियों को घरों में पृथकवास के नियमों के पालन के साथ सुरक्षा और एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। राज्य के शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार ऑनलाइन अध्ययन और अध्यापन का काम पहले की तरह जारी रहेगा। आदेश में प्रधानाचार्यों को ऑनलाइन कक्षा या किसी भी अन्य कार्य के लिए जरूरी होने पर शिक्षकों को स्कूल बुलाने का अधिकार दिया गया है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए देशभर के विश्वविद्यालय और स्कूलों में पढ़ाई 16 मार्च से बंद है। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की करीब 1.5 लाख जांच रोजाना कर रही है। कल 1,55,000 से ज्यादा जांच की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कार्यों पर संतोष व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल अनलॉक व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कोविड-19 संक्रमण रोकने में एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता कोविड-19 अस्पतालों में सुनिश्चित की जाए और चिकित्सा से संबंधित इन वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 67,825 है, जिसमें से 35,124 लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। राजधानी लखनऊ अभी भी सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित है, जहां कल कोरोना के रिकॉर्ड 1,244 नए रोगी सामने आए और अब यहां कुल कोरोना मामलों की संख्या 33,489 पहुंच गई है। कानपुर नगर जनपद दूसरे स्थान पर है, जहां कल कोरोना के 407 रोगी मिले और यहां कुल संक्रमित मामलों की संख्या 16,678 हो गई। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। राज्य में अब तक लगभग 77,000 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से 1,901 लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 2,554 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। प्रदेश में अब तक 76,952 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 21,605 सक्रिय मामले हैं। उधर राज्य सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्योहारों के दौरान धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। दुर्गा पूजा के दौरान गरबा का आयोजन भी नहीं करने दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 6 फुट रहेगी। इसके अलावा पंडाल का साइज भी 10 गुणा 10 फुट से ज्यादा नहीं होगा। इन आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,410 नए मरीजों का पता चला। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,20,488 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कल 1,293 मरीज ठीक होने के साथ राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 83.90% हो गई है। राज्य में अब तक 1,01,101 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में कुल 36,78,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इसमें से 69,077 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। राज्य में सबसे अधिक 286 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। इस वक्त राज्य में 16,108 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 98 मरीज वेंटिलेटर पर है। कुल 14 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,279 हो चुकी है। इस बीच संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने 16 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 21,656 नए मामले आने के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11,67,496 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 8,34,432 हो गई है।
मृतकों की संख्या 31,791 पहुंच गई है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे जिला प्रशासन से कोरोना वायरस प्रसार के मद्देनजर कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी करने से पहले क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने को कहा है। वहीं मुंबई में पश्चिम रेलवे 21 सितंबर से 500 उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाएगा। फिलहाल कोरोना संकट के कारण केवल 350 रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। मौजूदा उपनगरीय रेल सेवाएं फिलहाल आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए ही हैं। रेल यात्रा करने वालों के लिए QR कोड वाली टिकट व्यवस्था की गई है। एक रिपोर्ट। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने कहा कि महामारी के समय सामाजिक दूरी को बनाए रखने और भीड़भाड़ से बचने के लिए पश्चिम रेलवे ने दैनिक विशेष उपनगरीय सेवाओं की संख्या 350 से बढ़ाकर 500 करने का निर्णय लिया है। बढ़ाई हुई सेवाओं में से 30 का संचालन सुबह के भीड़ के समय किया जाएगा, जबकि शाम को 29 सेवाएं चलाई जाएंगी। सभी यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे लोकल ट्रेनों में यात्रा करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहने का आश्वासन दिया। कहा, कृषि सुधार विधेयक बिचौलियों को हटाने में मदद करेगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा। कोविड-19 पर नियंत्रण में मदद के लिए केंद्र एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल जम्मू भेजेगा। दिल्ली के सभी विद्यालय 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। भारत के 8 समुद्री तटों के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल की अनुशंसा। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर चीन के टिकटॉक और वीचैट ऐप पर प्रतिबंध लगाया। और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण के मुकाबले आज से पहला मैच अबुधाबी में। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में हाल में कोविड के नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल वहां भेजने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये दल जम्मू के जिलाधिकारी और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। तमिलनाडु में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड बनाए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन वार्डों में ऐसे रोगियों को भर्ती किया जा रहा है जिनमें RT-PCR की रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद कोरोना के प्रबल लक्षण हैं। दुनिया भर के डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना जांच में कुछ प्रतिशत परिणाम त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। कोरोना जांच के सभी तौर तरीकों में से RT-PCR को सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि इस जांच के भी कुछ परिणाम गलत हो सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें फेफड़ों में संक्रमण सहित कोरोना के सभी लक्षण पाए जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं दर्शाई गई। ऐसे रोगियों के इलाज के लिए राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए जा रहे हैं। कल राजधानी चेन्नई में राजीव गांधी अस्पताल में विशेष वार्ड का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर C विजय भास्कर ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि राज्य में हर कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज किया जा रहा है, जिससे कोरोना रोकथाम में काफी मदद मिली है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। ओडिशा में कोरोना से अब तक 1,37,567 लोग मुक्त हो चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना के कुल 1,71,341 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 78% हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 682 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में प्रतिदिन औसतन लगभग 50,000 की दर से 26,67,747 नमूनों की जांच की जा चुकी है। और अब सेवा सप्ताह श्रृंखला के अंतर्गत आयुष्मान भारत पर एक विशेष रिपोर्ट। पिछले 6 वर्षों से नरेंद्र मोदी सरकार आम लोगों तक उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य पर जोर दे रही है। सरकार ने सभी को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की 23 सितंबर 2018 को झारखंड से शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये विश्व का ऐसा सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसके तहत देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को
5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत प्रत्येक पात्र गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा अस्पतालों में उपचार के लिए प्रदान की जाती है। यह सुविधा सभी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मिल रहा है। अब तक 23,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना में शामिल किए गए हैं और 1 करोड़ 20 लाख लोगों को उपचार प्रदान किया गया है। सरकार ने 2022 तक देश में 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गांधी दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम गांधी जी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में विचार पर एक रिपोर्ट प्रसारित कर रहे हैं। महात्मा गांधी एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विश्वास करते थे। पश्चिमी सभ्यता के कड़े आलोचक रहते हुए वे चाहते थे कि ग्रामीणों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गांवों को अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करनी चाहिए और जो कुछ भी उत्पादन नहीं किया जा सकता है उसे गांवों में उत्पादित अधिशेष उत्पादों के बदले में प्राप्त किया जाए। गांधी जी ने कहा कि पूंजीवाद गरीब लोगों की असीमित जरूरतों और संख्या में वृद्धि करता है। महात्मा गांधी ने स्थानीय रूप से विकसित उत्पादों और खाद्य पदार्थों के खपत पर जोर दिया। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर उत्पादित उत्पादों की खपत स्थानीय बाजार की रक्षा कर सकती है, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत कर सकती है और वस्तुओं की ढुलाई पर होने वाले ईंधन की खपत कम करके ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर सकती है। गांधी जी का मानना था कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत भी नहीं रहेगा। उन्होंने ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक शिक्षा, अस्पृश्यता की समाप्ति और सांप्रदायिक सौहार्द पर जोर दिया। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश के 8 समुद्र तटों की प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए अनुशंसा की गई है। उन्होंने कहा कि तटवर्ती इलाकों में साफ सुथरे बीच अच्छे पर्यावरण के प्रतीक होते हैं और भारत के कई समुद्र तट दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच में से हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पर उन्होंने कहा कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पहली बार 8 समुद्र तटों की सिफारिश की गई है। ये प्रमाणन डेनमार्क की एजेंसी द्वारा 33 सख्त मानदंड के आधार पर किया जाता है। ये मानदंड 4 प्रमुख वर्गों पर्यावरण सूचना और शिक्षा, स्नान के लिए जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण तथा समुद्र तट पर सुरक्षा और सेवाओं से संबंधित हैं। किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग के रूप में मान्यता वहां मौजूद सुविधाओं, स्वास्थ्यवर्धक परिवेश और इलाके के विकास को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। श्री जावड़ेकर ने वीडियो संदेश में ये भी घोषणा की कि एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के अंतर्गत समुद्र तटीय पर्यावरण और सौंदर्य प्रबंधन सेवाएं शुरू की जाएंगी। ब्लू फ्लैग के लिए अनुशंसित समुद्र तटों में गुजरात का शिवराजपुर, दमन और दीव का घोघला, कर्नाटक का कासरकोड और पादुबिद्री, केरल का कप्पाड, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राधानगर बीच शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में की गई अतिरिक्त खर्च की बल्क मांग का इस्तेमाल कोविड-19 महामारी के बीच लोगों की मदद करने से संबंधित कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक पूरक अनुदान मांगों में से एक मांगों पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने 2,35,000 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। लोकसभा ने कल देर रात तक चली अपनी बैठक में पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच का अनुमोदन कर दिया। इन मांगों से प्राप्त धन का इस्तेमाल सरकार मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी से निपटने संबंधी खर्च पूरे करने के लिए करेगी। श्री सीतारामन ने बताया कि सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एमजी नरेगा कार्यक्रम में 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी ताकि महामारी के दौरान इस मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम को जारी रखने में मदद की जा सके। अमेरिका ने चीन के मैसेजिंग और भुगतान ऐप टिकटॉक
और वीचैट से देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। ये प्रतिबंध कल रात से लागू होगा। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा कि इन ऐप से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो रहा था। व्यवहारिक रूप से वीचैट ऐप कल रात से बंद होगा। टिकटॉक ऐप का 12 नवंबर तक उपयोग किया जा सकेगा। श्री रॉस ने कहा कि कल रात से टिकटॉक ऐप के लिए कोई अपडेट उपलब्ध नहीं होगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें संस्करण की आज संयुक्त अरब अमारात यूएई के अबुधाबी में शुरुआत होगी। पहले मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस का मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। पहला मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कोविड-19 महामारी के चलते टूर्नामेंट को यूएई में स्थानांतरित किया गया है, जिसे सिर्फ टेलीविजन पर देखा जा सकेगा। आयोजकों ने बायो बबल्स के जरिए मैच वाली जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की वर्षा की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आंशिक बादल छाए रहने और दोपहर या शाम या रात में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneir.com/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरतनास। धन्यवाद सिद्धार्थ। कृषि विधेयक पर विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये आश्वासन देने की ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच का काम करेंगे। इसे सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम ने संभाला मोर्चा, जल्द किसानों से होगी सीधी बात। जनसत्ता के शब्द हैं, कृषि विधेयक है किसानों के कवच। हिन्दुस्तान लिखता है, कोरोना के बाद कृषि पर संग्राम। बकौल अमर उजाला, विधेयक किसानों के कवच, दशकों राज करने वाले फैला रहे भ्रम। पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर जनसत्ता ने सुर्खी दी है, चीन ने 94 दिनों के बाद माना गलवान घाटी का सच। गलवान हिंसा में चीनी सैनिक भी मारे गए। वीर अर्जुन लिखता है, राजनाथ के बयान से बिलबिलाया ड्रैगन, कबूला गलवान घाटी का सच। नवभारत टाइम्स ने भारत चीन तनाव के बीच चाइना ग्रुप स्टडी की बैठक पर सुर्खी दी है, राजनाथ, जयशंकर और डोभाल मिले, एलएसी के हालात पर बातचीत। हरिभूमि लिखता है, जल्द मिल सकते हैं भारत चीन के सैन्य कमांडर, एजेंडे और विषयों को लेकर सीएजी की बैठक में दिया अंतिम रूप। देश में कोरोना की स्थिति पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, टेस्टिंग 6 करोड़ पार, 30 दिन में भारत ने किए 3 करोड़ टेस्ट। भारत दुनिया में तीसरा पर प्रति 10 लाख आबादी में 120वें नंबर पर। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, सबसे अधिक मामलों वाले 5 राज्यों में रिकवरी रेट ज्यादा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर दिल्ली सरकार के स्कूलों को बंद रखने के आदेश को अमर उजाला ने सुर्खी दी है, 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई होती रहेगी, शिक्षकों और कर्मचारियों को बुला सकेंगे स्कूल। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम आईपीएल के आज से शुरू होने पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज से 53 दिन का आईपीएल फीवर। हिन्दुस्तान लिखता है, आज से दे दनादन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, प्रचंड हो शुरुआत तो बन जाएगी बात। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आज से मिलेगी रोमांच की रोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहने का आश्वासन दिया। कहा, कृषि सुधार विधेयक बिचौलियों को हटाने में मदद करेगा।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा। कोविड-19 पर नियंत्रण में मदद के लिए केंद्र एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल जम्मू भेजेगा। दिल्ली के सभी विद्यालय 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। भारत के 8 समुद्री तटों के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल की अनुशंसा। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर चीन के टिकटॉक और वीचैट ऐप पर प्रतिबंध लगाया। और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण के मुकाबले आज से पहला मैच अबुधाबी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।